सो हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का भी वीडियो बहुत लेट हो गया, उसका भी रीज़न वही है कि मैं अभी बहुत बिज़ी चल रहा हूँ। आज काफ़ी लेट हो चुका है, बट कोई नहीं, हम अपना जो लेक्चर है वो आज स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब कल हमने पढ़ा था कि हमारे बिजनेस का जो सबसे पहला या फिर जो मैनेजमेंट का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है प्लानिंग। मतलब बिजनेस में करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, उसको सोचना, उसी को प्लानिंग कहा जाता है। मीन्स व्हाट वी वांट टू डू, दैट इज इंक्लूडेड इन प्लानिंग। मतलब उसका जो मेन ब्लूप्रिंट रेडी करना वो प्लानिंग में आता है। इसमें बेसिकली हम लोग ये सोचते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है। ओके। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स। मतलब हम जानते हैं कि प्लान क्या होता है। प्लान जो होता है वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है कि हमें करना क्या है। प्लान इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट वी वांट टू डू। ये बेसिकली यही होता है कि हमें करना क्या है, इसका ये एक आउटलाइन होता है। ओके। सो ये जो प्लान्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उनमें से कौन कौन टाइप्स के प्लान्स हमारे पास हैं या फिर कौन कौन से टाइप्स के प्लान्स हमारे बिजनेस में होते हैं, हम उनको स्टडी करने वाले हैं। एंड इसमें आपको ये लग सकता है कि इसमें हर एक प्लान जो है वो एक दूसरे से मिलता ही है। तो ऑलमोस्ट सब के सब एक ही जैसे हैं, सबका नेचर जो है वो एक ही जैसा है। बट काफ़ी मतलब लेकिन बहुत हद तक वो दोनों आपस में अलग भी हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा सबसे पहला जो प्लान है वो है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एंड आपको लगेगा कि सर मैं डायरेक्ट नोट से क्यों, मतलब मैं आपको नोट से क्यों डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो नोट से ही पढ़ाने वाला है। इसमें कोई भी अलग से समझाने वाला या फिर आउट ऑफ नोट समझाने वाला कुछ है नहीं। तो इसीलिए मैं आज जो है वो नोट्स से ही शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है ऑब्जेक्टिव। कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव का जो सिंपल मतलब होता है वो होता है द पर्पस और एम्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। मतलब हमारा बिजनेस का पर्पस क्या है, हम कर किस लिए रहे हैं, वो जो हमारा मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम बिजनेस कर रहे हैं, उसी को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। जैसे अगर हमने अगर आपको याद होगा तो हमने कल बोला था कि हमारा बुक्स का फैक्ट्री है एंड हम चाहते हैं कि 50% जो हमारा सेल है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो हम काम क्यों कर रहे हैं, हम काम इसलिए कर रहे हैं ताकि 50% सेल अचीव हो जाए। तो वो रीज़न जिसकी वजह से काम किया जाता है, द रीज़न वाई वी वर्क, उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ओके। सो objectives are the end results to be achieved. All the activities of an organization and all functions of management are directed towards the objectives. Objectives indicate the destination of an organization. मतलब हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, किस लिए बिजनेस कर रहे हैं। वो जो मेन रीज़न होता है जिससे कि बिजनेस जिसके लिए बिजनेस किया जाता है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सो होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। अब ऑब्जेक्टिव के फीचर्स क्या है भैया, गोल ओरिएंटेड है। इसमें एक गोल सेट रहता है कि हमें ये गोल अचीव करना है और उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो पहला यही है कि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। फिर है लिमिट ऑफ टाइम। मतलब एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें हमेशा एक टाइम का एलिमेंट जुड़ा हुआ रहता है। मीन्स इन ऑब्जेक्टिव वी ऑलवेज हैव अ टाइम कि हमें इस टाइम में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। फिर अगर दूसरा टाइम होगा तो उसमें अलग ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये टाइम के हिसाब से चलता है। एक टाइम पे हमारा अलग ऑब्जेक्टिव होगा तो दूसरे टाइम पे हमारा अलग ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमेशा एक टाइम रहता ही है। देयर इज अ लिमिट ऑफ टाइम फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम लिमिट दे देते हैं एंड हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होता है हमें उसी टाइम में अचीव करना पड़ता है। जैसे मैंने ये कहा कि मुझे बाय 2024 मुझे 50% सेल्स को इंक्रीज करना है। तो हमारा जो बाय 2024 या फिर ये जो 12 महीनों का जो टाइम है, दैट इज द टाइम इन विच द ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव्ड। ओके।
फिर है हायरार्की। तो ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट लेवल और ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स एंड एंड्स मीन्स और चेन्स और हायरार्की वेयर ऑब्जेक्टिव्स एट वन लेवल प्रोवाइड एन एंड मीन्स फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एट द हायर लेवल। तो देखिए एक फर्म का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे 50% सेल इंक्रीज करना, या फिर हो सकता है कि 50% सेल इंक्रीज करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, या फिर अगर एक ऐसा कंपनी है जो कि एक से ज़्यादा सामान बनाता है तो उसमें हो सकता है कि उसका ये हो कि मुझे 50% सेल एक प्रोडक्ट में इंक्रीज करवाना है एंड दूसरे में 40% इंक्रीज करवाना है। तो एक हायरार्की रहती है कि फर्म के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में से एक प्रायोरिटी दी हुई रहती है कि ये वाले ऑब्जेक्टिव को हम लोग सबसे पहले अचीव करेंगे एंड ये वाला ऑब्जेक्टिव को हम लोग बाद में अचीव करेंगे। ओके तो ऑब्जेक्टिव्स हैव एन हायरार्की विद देम। फिर होता है फ्लेक्सिबल। अभी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्टिव्स को टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये कहा था कि हमारा सेल्स जो है वो 50% इंक्रीज करना चाहिए बाय 2024, तो अगर ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पर 50% इंक्रीज नहीं हो सकता है, सिर्फ 45% ही इंक्रीज हो सकता है, सो इन दैट केस वी कैन चेंज आवर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को चेंज भी किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर हम जानते हैं कि जो प्लान होता है वो एक रिजिड प्रोसेस होता है, तो फिर उसको चेंज कैसे किया जा सकता है। तो देखिए फ्लेक्सिबल का मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पे कि वो समय के साथ उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। आप पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरा 50% सेल इंक्रीज करने का है तो मैं 50% से इधर उधर 2-3 पॉइंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 50% सेल इंक्रीज करवाना था तो मैं अब 70% या फिर 100% सेल इंक्रीज करवाना चाहता हूँ। वो ऑब्जेक्टिव को पूरा पूरी चेंज नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत वो फ्लेक्सिबल होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन एकदम से पूरी ऑब्जेक्टिव को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब पूरा चेंज ही हो जाएगा तो फिर बिजनेस करने का जो मीनिंग है वही दूसरा हो जाएगा। ओके फिर है प्रायोरिटी की। ये जो प्रायोरिटी क्या होता है, ओह मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये मैंने हायरार्की को प्रायोरिटी में समझा दिया एंड प्रायोरिटी में हायरार्की को समझा दिया। देखिए प्रायोरिटी का सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारे फर्म में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा, चौथा, ऐसा करके ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रहता है इनमें प्रायोरिटी रहती है कि पहले ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। तो एक पर्टिकुलरली एक ऑर्डर में सब चलता है कि पहले ये ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश होगा तो फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव ये अकम्प्लिश होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये अभी तो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो यहाँ पर होगा जो कॉलेज में जो प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पर सबसे पहले क्या रहता है कि सबसे पहले SC/ST को दिया जाएगा, फिर उसके बाद OBC को दिया जाएगा, फिर उसके बाद जा करके जनरल को दिया जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है, SC/ST को है। तो उसी तरीके से हमारे फर्म में जो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उनमें भी एक तरीके का प्रायोरिटी रहता है। एंड हायरार्की का मतलब क्या होता है, हायरार्की का ये मतलब होता है कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ हों तो उसमें जब पहले एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए रास्ता बनाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तो वो तीसरे के लिए रास्ता बनाएगा। तो ऐसे कर करके ऑब्जेक्टिव चलते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो 50% सेल मुझे इंक्रीज करनी है, तो 50% सेल इंक्रीज करनी है ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 50% सेल इंक्रीज करने के लिए मुझे पहले एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना पड़ेगा एंड वो ऑब्जेक्टिव कौन सा है, वो ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे उसके लिए मशीनरी खरीदनी है। तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा। जब मैं मशीनरी वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लूँगा तब जा करके मैं अपना जो सेल्स है वो वाला ऑब्जेक्टिव ये कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव्स में एक हायरार्की रहती है कि एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाने के बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। ओके अब जो होता है पॉलिसी, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है पॉलिसी, की
पॉलिसी क्या होता है। तो पॉलिसी का सिंपल मतलब होता है, पॉलिसी रिफर्स टू द जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दे प्रोवाइड डायरेक्शंस टू द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं या फिर ये आपको करना चाहिए, ये वो चीज़ें होती हैं। पॉलिसी का सिंपल मतलब होता है कि यू शुड डू दिस, लेकिन यू हैव टू डू दिस ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है कि आप ऐसा करिए, आपको वैसा करना ही है, वैसा कोई बात नहीं है। सो पॉलिसी का सिंपल मतलब होता है दीज आर जनरल गाइडलाइंस जो कि हमें बिजनेस करने में गाइड करती है। जैसे अगर मैं बताऊं तो यूट्यूब का भी अपना एक पॉलिसी है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पॉलिसी? इस पॉलिसी का मतलब है कि यूट्यूब पे आपको अगर काम करना है तो आपको ये पॉलिसीज़ माननी होगी। तो ये बेसिकली एक गाइडलाइंस होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। ये कुछ हेल्प करने के लिए जनरल गाइडलाइंस होती है पॉलिसी। ओके, अब जो पॉलिसी है उसका फीचर क्या होता है? सो पॉलिसीज प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइंस एज टू हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस आर टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट द डेस्टिनेशन एंड पॉलिसी प्रोवाइड द रूट्स। तो ऑब्जेक्टिव हमारा एक डेस्टिनेशन है कि हाँ मुझे 50% सेल इंक्रीज करनी है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मैंने अलग अलग स्टेप्स लिए हुए हैं, उन्हीं स्टेप्स को पॉलिसी कहा जाता है। जैसे सबसे पहले मेरा पॉलिसी क्या होगा कि मुझे मशीनरी खरीदना है, फिर मशीनरी खरीदने के बाद अगला पॉलिसी होगा कि मुझे उसके ऊपर में लेबर देना है, फिर लेबर के बाद मुझे रॉ मटेरियल्स लाना है। तो ये मेरा एक पॉलिसी है कि अगर आप इस गाइडलाइन में काम करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से काम कर पाएगा। सो पॉलिसी मतलब दीज आर जनरली गाइडलाइंस। ओके, फिर उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पॉलिसीज एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पॉलिसीज हर एक टाइप पे होती है, ऊपर वाले लेवल पे भी, अपर लेवल पे भी पॉलिसीज होती हैं, लोअर लेवल पे भी पॉलिसीज होती हैं, एंड सबसे लोएस्ट लेवल पे भी पॉलिसीज होती है। पॉलिसी हर किसी के पास रहता है। हायर अथॉरिटी पॉलिसी होती है, मिडिल अथॉरिटी पॉलिसी होती है, लोअर अथॉरिटी पॉलिसी होती है। तो पॉलिसी हर किसी को ज़रूरत होती है पॉलिसी की। ओके, अब जो हमारा ये है, अ पॉलिसी लिमिट्स एन एरिया विद इन विच डिसीजन इज टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब पॉलिसी हमें बेसिकली एक रास्ता बता देता है कि अगर 50% सेल को इंक्रीज करना है तो 50% सेल को इंक्रीज करने के लिए ये करोगे तब जा करके 50% सेल जो है वो इंक्रीज हो पाएगा। तो ये हमें एक एरिया या फिर ये हमें एक रास्ता दे देते हैं कि ऐसा करना होगा, इससे वो काम हो जाएगा। ओके, फिर है पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान, इट इज़ अ स्टैंडिंग आंसर टू इनकरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सिमिलर नेचर। अब ये पॉलिसी जो होता है वो एक आंसर टाइप का है कि ऐसे ऐसे करो। तो अगर तुम ऐसे ऐसे करते हो तो फॉर एग्जांपल कोई अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम देख सकते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आ गया कि मशीनरी, जो हमारी मशीनरी थी वो 50 लाख की हम खरीदना चाहते थे, लेकिन मशीनरी का दाम हो गया 60 लाख रुपए। तो उसमें जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हमारा गाइडलाइन की तरह हेल्प करेगा। वो पॉलिसी हमें ये बताएगा कि क्या हमें वो 60 लाख में मशीन खरीदनी चाहिए या फिर हमें वो 60 लाख में वो मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। ओके, फिर है पॉलिसीज आर मोड्स ऑफ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द एक्टिविटीज़। ये बेसिकली थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। एंड सबसे बड़ा बात जो पॉलिसी का है वो है कि पॉलिसीज़ को फॉलो करना एकदम से ये नहीं होता है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मीन्स फॉलोइंग द पॉलिसी इज़ नॉट कंपल्सरी। आप अगर चाहें तो पॉलिसी को नहीं भी फॉलो कर सकते हैं, बट फॉलो करना चाहिए। वो जैसे अगर आप में से कोई लॉ अगर जानता होगा तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आर्टिकल्स में लिखा गया है। तो आर्टिकल्स में लिखने से क्या हो जाता है कि वो चीज़ कंपलसरी नहीं हो जाती है। तो सेम उसी तरीके से जो पॉलिसी होती है दैट इज़ नॉट कंपलसरी, रूल इज़ कंपलसरी। रूल मतलब एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जो कि आपको फॉलो करना ही होगा। लेकिन जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पॉलिसी ना फॉलो करने पे आपको कोई जुर्माना वैसा कुछ नहीं देना होगा। ओके, फिर है
procedure. So procedure are those plans which determine the sequential steps to carry out some work or activity. They indicate which work is to be done in which sequence or way. They help in performance of work. Procedures are guides to action. अब हमने पॉलिसी के बारे में बताया कि पॉलिसी सिंपली एक गाइडलाइन होती है कि ये करना है, एंड पॉलिसी को और डिटेल्स में जब दिया जाता है तो उसको हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं. तो ये प्रोसीड्योर बेसिकली क्या होता है, जो प्रोसीड्योर होता है दैट इज़ अ वे, मतलब वो एक तरीका है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको कहा जाए तो ये एक तरीका है, ये एक किसी को करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब के पे वीडियो बनाने का क्या प्रोसीड्योर होता है. तो सबसे पहला प्रोसीड्योर होता है कि वीडियो को रॉ फुटेज बनाओ, मतलब उसका जो शूटिंग होता है वो होता है. फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग होती है, फिर उसके बाद उसको चेक किया जाता है, फिर उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है. तो एक सीक्वेंस जिसमें किसी काम को करना होता है उसको हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं. प्रोसीड्योर मीन्स अ सीक्वेंस इन विच एक्टिविटीज नीड टू बी परफॉर्म्ड. एक पर्टिकुलर ऑर्डर कि इस ऑर्डर में काम करना होगा, इस ऑर्डर से इधर उधर नहीं हो सकते हैं. जैसे मैं अगर बात करूं तो यूट्यूब पे ये तो नहीं हो सकता है ना कि मैं वीडियो को शूट ही ना करूं और मैं वीडियो को एडिट करने लग जाऊं, वैसा नहीं होता है. तो प्रोसीड्योर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर दे दिया जाता है एंड आपको उसी ऑर्डर में काम करना होता है, आप उस ऑर्डर के बाहर नहीं काम कर सकते हैं. ओके. फिर जो प्रोसीड्योर होता है वो है गाइड टू एक्शन. अब देखिए ये जो हमारा पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर के बीच में ये फ़र्क है कि जो हमारा पॉलिसी होता है वो बेसिकली वो होता है ऑब्जेक्टिव के लिए गाइड, एंड जो प्रोसीड्योर होता है वो होता है एक्शन का गाइड. मतलब पॉलिसी जो होता है वो एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है, या फिर वो कहें तो वो सिर्फ ऊपर का हेडिंग है, एंड जो प्रोसीड्योर है वो हेडिंग के अंदर में जो और भी सारी चीज़ें हैं वो प्रोसीड्योर कहलाता है. ओके. सो प्रोसीड्योर का सिंपल मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्लान होता है जिसमें कुछ सीक्वेंस में स्टेप्स दिए रहते हैं कि इस सीक्वेंस में काम करो तो काम हो जाएगा. तो ये एक सीक्वेंस होता है कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा. तो इसको हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं. ओके. फिर जो प्रोसीड्योर का नेक्स्ट जो फीचर है वो है डिफाइंड कीपिंग इन व्यूज द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज. अब जो प्रोसीड्योर होता है उसको कंपनी का सब कुछ सोच करके ही बनाया जाता है कि कंपनी में क्या है. जैसे अगर मैं बात करूं तो मतलब जाहिर सी बात है कि आप किस तरीके से काम करेंगे या आपका काम को देखकर ही बताया जाएगा. जैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों के जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं उनको ये जो एडिटिंग होता है ये उनको करने की ज़रूरत नहीं होती है. वो लोग डायरेक्टली फ़ोन से शूट करते हैं, उसी को डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं. तो ये एडिटिंग का पोर्शन उसमें नहीं रहता है. तो प्रोसीड्योर जो होता है वो हर बिजनेस में एक जैसा नहीं रहता है. एक बिजनेस में अलग प्रोसीड्योर होता है तो दूसरे बिजनेस में अलग प्रोसीड्योर होता है. ओके. फिर रिलेटेड टू द टाइम सीक्वेंस फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म्ड. अब ये बताते हैं कि टाइम के साथ किस सीक्वेंस में काम करना है, इन विच सीक्वेंस डू वी नीड टू वर्क. सो ये उस सीक्वेंस को हमें बताते हैं कि पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम. ओके. फिर है मेंट फॉर हैंडलिंग रिपीटेटिव एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़. अब एक ही काम जो कि बार बार होता रहता है उसी को प्रोसीड्योर कहा जाता है. मतलब ये जो रिपीटेटिव काम होता है, प्रोसीड्योर मतलब क्या कि एक ही काम को बार बार करना. तो प्रोसीड्योर का जो फीचर होता है वो ये होता है कि प्रोसीड्योर में जो काम है वो रिपीटेटिव होता रहता है. एक बार होगा, फिर दूसरी बार होगा, फिर तीसरी बार होगा. ओके. नेक्स्ट जो होता है वो होता है मेथड. अब आप सर कहेंगे कि प्रोसीड्योर और मेथड तो एक ही जैसा है. तो नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोसीड्योर एंड मेथड एक ही जैसा लगता है कि प्रोसीड्योर मतलब इस तरीके से करो, व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एंड व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट. तो प्रोसीड्योर एंड मेथड में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं. So method is a standardized way or manner in which a particular task has to be performed. There may be many ways or methods of completing a task, but only those method may be selected by which work can be done early at minimum possible cost. तो method भी जो है वो procedure के जैसा एक
एक मैनर है, मतलब वो प्रोसीड्योर के जैसा ही है जिसमें किसी काम को करना होगा, लेकिन इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि मेथड के अंदर में प्रोसीड्योर आता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मेथड ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, तो मेथड ऑफ बैंक अकाउंट कि आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो बैंक अकाउंट खोलने का क्या मेथड होता है, तो उस मेथड को, मतलब वो एक ब्रॉड गाइडलाइन है। इस मेथड के अंदर में आपको प्रोसीड्योर मिलेगा। जैसे सबसे पहले बैंक में जाओ, फिर उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्म भरो, फिर एप्लीकेशन के फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा, फिर ये जो होता है इसको प्रोसीड्योर बोलते हैं। एंड ये जो टोटल जो काम है इसको मेथड कहा जाता है। सो मेथड एंड प्रोसीड्योर बहुत हद तक बहुत लोगों को एक ही जैसा लगता है कि मेथड एंड प्रोसीड्योर में क्या फ़र्क है, लेकिन मेथड एंड प्रोसीड्योर जो होता है उसमें जो फ़र्क है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। प्रोसीड्योर्स आर सीक्वेंसेज ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग सम इंपॉर्टेंट जॉब्स। प्रोसीड्योर मतलब ये एक सीक्वेंस होता है कि पहले इस सीक्वेंस में फिर इस सीक्वेंस में, एंड जो मेथड्स होता है वो एक फॉर्मलाइज्ड वे होता है। मतलब मेथड जो होता है उसको अगर कहा जाए तो वो काफ़ी फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। मतलब मेथड जो है वो काफ़ी एक स्ट्रिक्ट टाइप का प्रोसीड्योर है। मेथड इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसीड्योर बट दैट इज़ कंपैरेटिवली मोर रिजिड, एंड उसको चेंज करना उतना आसान नहीं होता है। जैसे जो हमारा प्रोसीड्योर होता है, प्रोसीड्योर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते वक्त उनके वहाँ पर ये नहीं रहता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो उनको ये नहीं करना होता है, उनको एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो मेथड होगा वो हर किसी के लिए एक रहेगा। ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रोसीड्योर्स आर मोर रिजिड। जो एक सेकेंड, ओ मैंने गलत बता दिया। जो प्रोसीड्योर होता है वो ये रहता है, वो थोड़ा सा ये होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो प्रोसीड्योर जो होता है उसको उतना चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो मेथड होता है वो मेथड को चेंज किया जा सकता है। मैंने उल्टा बता दिया था, सॉरी फॉर दैट। मैंने मेथड को प्रोसीड्योर और प्रोसीड्योर को मेथड में बता दिया था। तो जो प्रोसीड्योर होता है उसको चेंज करना उतना आसान नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यूट्यूब पे जो वीडियो होता है उसका सीक्वेंस वही रहता है कि पहले वीडियो को शूट करो, फिर एडिट करो, फिर उसके बाद ये करो। लेकिन जो मेथड होगा वो थोड़ा सा इसका एक फॉर्मलाइज्ड वे हो जाता है। ओके, सो दिस इज द जैसे मैं अगर मेथड की बात करूं तो मेथड जो होता है, मैं इसको कैसे समझाऊं, मतलब दोनों एक ही जैसे लगते हैं। एंड मेथड जो होता है, जैसे मैं अगर बात करूं तो जैसे आप मैथ में जब आप कोई सम सॉल्व करते हैं तो उस सम को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड होता है, बट उस मेथड के अंदर में एक प्रोसीड्योर होता है। तो जो प्रोसीड्योर है वो मेथड के अंदर में वो आता है, एंड जो मेथड है वो प्रोसीड्योर का एक ऊपर से एक हेडिंग है कि दिस इज द मेथड एंड अंडर दैट मेथड वी विल हैव द प्रोसीड्योर। ओके, सो ये था हमारा मेथड। अब जो मेथड होता है, मेथड कैन फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे कैन बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन। मेथड को चेंज किया जा सकता है, एंड मेथड को अगर हमें लगता है कि भाई इस हिसाब से ये ठीक नहीं बैठ रहा है तो उसको चेंज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है मेथड गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द एम्प्लॉयज एंड रिमूव एनी कन्फ्यूजन। मेथड में सब कुछ पहले से बताया रहता है। जैसे बैंक खोलने का मेथड, तो उसमें उसका जो प्रोसीड्योर होगा वो सब उसमें बताया हुआ रहेगा। तो हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो इससे जो कन्फ्यूजन होता है वो नहीं रहता है कि भैया पहले इसको तो नहीं करना है ना, नहीं इसको पहले करना है। तो ये चीज़ उसमें पूरा बताया हुआ रहता है। फिर मेथड्स इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब हर किसी का जो मतलब उनको पता रहता है कि उनको किस तरीके से काम करना है, क्योंकि मेथड में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। एवरीथिंग इज रिटन इन द मेथड, सो एवरीबडी नोज व्हाट ही इज टू डू, व्हाट ही शुड डू। तो उनका हर एक काम में यूनिफॉर्मिटी आती है कि ऐसा नहीं हुआ कि ये कुछ अलग कर रहा है फिर ये कुछ अलग कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। सब एक ही ऐसा काम करेंगे क्योंकि वहाँ पे जो मेथड है उसमें पूरी बताया हुआ है। फिर मेथड स्टैंडर्डाइज द रूटीन जॉब्स। ये जो रूटीन जॉब्स मतलब रोज होने वाले जो काम है ये उनको एक स्टैंडर्ड दे देता है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड मतलब कि इस हिसाब से काम होगा,
उसको मेथड बोला जाता है। एंड मेथड जो होता है वो एक ओवरऑल गाइड होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। ओके, पर जो रूल होता है, रूल का मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स या फिर ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब रूल तो आप सिंपली जानते होंगे कि रूल क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो कि हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए एंड हमें क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ अ रूल। एंड इसमें मैं आपको कुछ अगर डिटेल्स में समझाऊं भी तो कुछ खास इसमें है नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि रूल क्या होता है। तो रूल मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको करना ही है या फिर जिसको नहीं ही करना है, मतलब वो एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होता है दैट टेल्स अस व्हाट वी शुड डू। ओके, तो सेल्स का जो, तो रूल का जो पहला है वो है स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जो रूल होता है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है, मतलब वो उसमें काफ़ी शब्द, मतलब क्लियरली उसमें मेंशन रहता है कि ये चीज़ करना है एंड ये चीज़ नहीं करना है। फिर रूल्स जो होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, रूल्स इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। रूल अगर एक बार बन गया तो ये रूल रूल ही रहेगा, ये बहुत समय तक ये जो रूल है ये उस टाइप का रहने वाला है। सो रूल कैन नॉट बी चेंज्ड, रूल उतना जल्दी चेंज नहीं होता है। फिर जो रूल है वो स्ट्रिक्ट होता है, मतलब अगर रूल को फॉलो नहीं किया गया तो आपके ऊपर कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा पॉलिसी होता है, पॉलिसी को फॉलो करने पर वैसा कुछ नहीं होता है। पॉलिसी मतलब ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन रूल का मतलब कि ऐसा करना ही होगा, ऐसा अगर नहीं करोगे तो खराब होगा। फिर एनवायरनमेंट ऑफ डिसिप्लिन, रूल की वजह से एक डिसिप्लिन आता है कि लोगों को पता रहता है कि उन्हें क्या करना है एंड उन्हें क्या नहीं करना है। सो वहाँ पर एक पूरी ये दिया हुआ रहता है कि हमें ये चीज़ करना है एंड हमें ये चीज़ नहीं करना है। एंड जो रूल होते हैं वो हमें एक लिमिट बता देते हैं कि भैया इस लिमिट के बाहर नहीं जाना है, यू विल हैव टू वर्क अंडर दिस। जैसे रूल्स हमें सिंपली बता देते हैं कि ये करना है एंड ये नहीं करना है। सो दे टेल अस अ लिमिट कि इस लिमिट में रह के काम करो। तो रूल जो होता है वो हमें एक लिमिट बता देता है। ओके, एंड नेक्स्ट होता है बजट। अब बजट का मतलब क्या होता है कि क्या करना है, जब उसी को मॉनिटरी टर्म्स में दे दिया जाता है तो उसको हम लोग बजट बोलते हैं। अब बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स द मैनेजर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी इन न्यूमेरिकल टर्म्स। अब बजट क्वांटिफाइज द फोरकास्ट और फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बजट का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है या फिर हमारा जो प्लान है उस प्लान को जब मॉनिटरी टर्म्स में दे दिया जाता है कि हमें ये करना है एंड इसके लिए इतना लगेगा, तो उसको बजट कहा जाता है। जो कि बजट आप सभी जानते भी होंगे कि बजट, जैसे अगर मुझे कोई पिकनिक करना है तो पिकनिक का ये बजट है, या फिर घर में गणपति बिठाना है तो गणपति बिठाने का ये उसका बजट है। तो क्या करना है, जो प्लान होता है उसको जब हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में दे देते हैं, सो दैट बिकम्स अ बजट। ओके, फिर जो बजट का फीचर्स है वो ये है कि बजट जो होता है वो पहले ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने काम कर लिया और उसके बाद बजट बनाया गया, नहीं, बजट पहले ही बनाना पड़ता है। फिर बजट जो होता है वो एक फ्यूचर पीरियड, मतलब वो एक टाइम के हिसाब से सोच करके बनाया जाता है कि इस काम के लिए इतना लग सकता है, इतना लगेगा, वो एकदम उसमें नहीं होता है, वो एक फोरकास्ट होता है बेसिकली। फिर जो बजट होता है वो फाइनेंशियल टर्म्स में होता है। हम जानते हैं कि बजट हमारा रुपीज़ में या फिर डॉलर या फिर जो कुछ भी होगा उसमें रहता है। बजट हमें ये पता था कि इट शोज प्लान इनकम टू बी जनरेटेड। अब हमारा बजट इतना है, मतलब हमें इतना पैसा जो है वो जनरेट करना है, तो हमें ये सिंपली इस बात को क्लियर बता देता है कि ये बजट है एंड इतना पैसा हमें जनरेट करना है। एंड पैसा, एंड ये हमें एक्सपेंडिचर भी बताता है कि भैया अगर इतना पैसा जमा करना है तो इतना पैसा खर्चा भी करना है। ओके, एंड प्रोग्राम मतलब program is a comprehensive plan designed to implement the policies and accomplish the objectives. It is a combination of goals, policies, tasks, assignments, resources, etc. It is a concrete or well defined scheme designed to accomplish a specific objective. अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम का सिंपल मतलब होता है कि वो एक प्लान होता है। जैसे व्हाट इज़ योर प्रोग्राम,
तो मेरा प्रोग्राम है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेल है वो 50% इंक्रीज कर जाए। तो देखिए, अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ये प्रोग्राम, ये पॉलिसीज़, ये प्रोसीड्योर्स सब मिलजुल के लास्ट में एक ही जैसा हो जाता है, बट जो फ़र्क है वो थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, तो इसीलिए आपको सब एक ही लगता होगा। लेकिन जो प्रोग्राम है वो एक काफ़ी कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस होता है। प्रोग्राम इज़ समथिंग, या फिर प्रोग्राम कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमें ये करना है एंड हमें इसको इस तरीके से करना है। तो प्रोग्राम इज़ अ कम्प्रीहेंसिव प्लान डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़ एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सिंपली एक प्लान, या फिर दिस इज़ बेसिकली अ ब्लूप्रिंट, मतलब ये भी एक तरीके का ही प्लान होता है। ओके, सो ये होता है हमारा प्रोग्राम। एंड प्रोग्राम का जो ये है, पहला बात तो ये है कि प्रोग्राम एक गाइड की तरह काम करता है, कि प्रोग्राम हमें बता देता है कि भैया क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। फिर प्रोग्राम जो होता है वो एक ही बार के लिए होता है, जैसे जो प्रोग्राम है वो सिर्फ एक ही बार के लिए, मतलब एक बार में अगर प्रोग्राम को ख़त्म हो गया तो फिर आपको उसे नए तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो हमारा प्रोग्राम था एक बार का कि हम 50% सेल को इंक्रीज़ करेंगे। अब जैसे ही ये 50% सेल इंक्रीज़ हो जाएगा तो मुझे फिर से एक नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव, या फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं, जो हमारा मेथड या फिर जो प्रोसीड्योर रहेगा वो एक ही रहेगा, कि पहले भी 50% सेल इंक्रीज करने के लिए हमें ये करना पड़ा था एंड अभी भी 50% सेल इंक्रीज करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोग्राम होता है वो हमें एक बार में वो यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। फिर जो प्रोग्राम होता है वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है, फर्म क्या अचीव करना चाहती है। एंड इसके बाद स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग, ये कंपनी ताकि अच्छे से काम कर सके उसके लिए होता है। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है गोल ओरिएंटेड, कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब इसमें कुछ पहले से गोल्स बने हुए रहते हैं कि हमें ये गोल जो है वो टाइम के साथ अचीव करना है। ओके, सो ये था हमारा प्रोग्राम। एंड आज मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझ पर बहुत नाराज़ होंगे कि सर आपने आज कुछ खास समझाया नहीं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं था, शायद आपसे कुछ गलतियाँ हुई या फिर ये हुई। मैं मानता हूँ कि मुझसे आज थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई भी है, बट टू बी ऑनेस्ट इस चैप्टर के ये जो सेक्शन है, ये टाइप्स ऑफ प्लान्स, इसमें ये इसी टाइप का है। इसमें हर एक चीज़ आपको एक ही जैसा लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको जितना भी डिटेल्स में समझाने के लिए जाऊँ तो मैं सच कहूँ तो मेरे पास भी आई ऑल्सो डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि प्रोसीड्योर एंड मेथड ये दोनों में कुछ खास फर्क है नहीं। सो दैट्स द रीज़न मैं भी आज उतने अच्छे तरीके से समझा नहीं पाया। बट मोर और लेस अगर कहा जाए तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज सिमिलर टू ईच अदर। सो आप अगर चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो इन सभी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं हम उनको स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हमें अभी हर कोई एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन जो मेन है वो हमें डिफरेंस पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। द मेन थिंग वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओनली आफ्टर वी रीड द डिफरेंसेस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने बुक के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता दिया, तो मैं आज कुछ उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। अगर आप बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। एंड यस, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।